ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। शोषित अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना जवानी सुरक्षित है, ना किसान है, ना मजदूर। और मुझे लगता नहीं कि अभी ये दिन बहुत नजदीक है कि एक ऐसा समाज बनेगा जो भाईचारे पर आधारित समाज। लेकिन जहां लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो दो चीजों पे कब्जा करना बहुत जरूरी होता है। पहला उसके बिजनेस पे। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने इस देश के बिजनेस पे कब्जा किया और धीरे धीरे हम उनके अधीन होते चले गए। और दूसरा उस देश की सेना पे। अंग्रेजों ने यही की सेना को हमारे खिलाफ खड़ी करके हमारे लोगों का शोषण किया। आज की सरकार जो केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उसने भी चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश का सारा बिजनेस दे दिया। ऐसा दिन आएगा देश में कि आपको रोटी के लिए भी जो पैदा आप जिस अन्न को करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, दिन रात अपना परिवार नहीं देखते, सुख दुख नहीं देखते, चैन नहीं देखते, उस आटे को भी आपको उनके गोदामों से खरीदना पड़ेगा, उनके बड़े बड़े स्टोरों से खरीदना पड़ेगा। दूध की बोतल से लेके और दूध तक आपको वहीं से मिलेगा। आप उनके ऊपर अधीन हो जाओगे। इसलिए आज अडानी, अंबानी और तमाम ताकतों को मजबूत किया जा रहा है। सारे विरोध के बाद प्रधानमंत्री उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं। और जिस तरह से अग्निवीर लाके, अग्निपथ लाके इस देश की सेना को कमजोर करने का काम किया, स्पेशली जो जातिगत रेजिमेंट थी, आज आपको महसूस भले ही ना होता हो, आने वाले 10-15 सालों में जातिगत रेजिमेंट से सारे लोग रिटायर होकर घर आ जाएंगे। और अग्निवीर के नाम पे जो भर्तियां हो रही हैं, आपके बच्चे वहां नहीं रहेंगे। इस देश में एक विचार की सरकार और उनके सेनापति खड़े हो जाएंगे। आप अपने देश में दोबारा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हो। मैं धन्यवाद दूंगा खड़कर टोल की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मगर मैं वचन देकर कह रहा हूँ कि अगर देश को बचाने के लिए और देश की जो अस्मिता है, देश की जो अखंडता है, उसको बना के रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी। क्योंकि हमें याद है ये देश शहीद आजम भगत सिंह का देश है और यहाँ बलिदान तो हमारी प्रथाओं में रहा है। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, हम उनकी संतानें। हम अपने देश की विरासत को, अपनी अखंडता को, अपने भाईचारों को बचाने के लिए अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़ी उसको चुकाएंगे। और मैं वचन देकर कहता हूँ किसानों से, किसान तैयारी करें, उनकी हर समस्या के लिए लड़ने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। उनको पीछे नहीं हटने देंगे, उनकी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जो पिछली बार पहले हो चुका कि अलग अलग लड़े और पिटे और नुकसान ठोके घर में बैठे, भी होगा नहीं। हर किसान लड़ाई में हमने साथ दिया। जब वहां 4 भाइयों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, सबसे पहले जाने वाला मैं था, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के। इस बात के लिए नहीं कि क्या होगा, इस बात के लिए कि अगर अन्याय हो रहा है तो कम से कम मैं अपने जमीन को गवाही दे सकूं कि जब अन्याय हो रहा था मैं लड़ रहा हूं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्ण परिवारों का जिनके परिवार से बलिदान हुए। हम तो नमन कर सकते हैं, उनके दुख को वही जानते हैं। उन माओ को, बहनों को नमन, उन पिताओं को नमन। और अगर आगे बलिदान देना पड़ा तो आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना शहादत के, बिना बलिदान के कुछ बचने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इस भाईचारे को बना के रखो। ये भाईचारा ही दुश्मन को हराएगा, ये भाईचारा दुश्मन के दांत खट्टे करेगा और यही भाईचारा इनको यहाँ से, देश की सत्ता से भी उखाड़ के फेंकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। 13 लाख से ज्यादा अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, माताएं बहनें अगर हमारे साथ हैं तो हमने विश्वास कमाया। ये हम पहला चुनाव लड़ने के लिए गए। अब धीरे धीरे जब हम अगले 5 साल मेहनत करेंगे, ये 13 लाख से 1 करोड़ 30 लाख भी होंगे। हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि राजनीति में जो लोग पहले दलों से कहीं जुड़े हुए हैं वो इतने आसान से नहीं छूटते हैं। हमने अच्छा काम किया है, हमने लड़ाई लड़ी है, मेहनत की है, हमने आवाज उठाई है, सभी की आवाज बनने का प्रयास किया। इसलिए ये विश्वास पैदा हुआ। करोड़ों रुपए से ताकतवर है वोट। वो वोट अगर उन्होंने हमें दी तो विश्वास करके दी। उनकी लड़ाई आगे भी हम लड़ेंगे। भले हमारे विधायक कम जीते हो, लेकिन सड़कों पे विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे। जब भी सरकार को अन्याय करेगी, हम जनता की आवाज उठाएंगे और जनता के हितों के लिए जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके लिए लड़ते रहेंगे। 2024 में भी चुनाव है हरियाणा के अंदर, अकेले चुनाव लड़ोगे या किसी के समर्थन? ये पार्टी का फैसला है। स्टेट की जो टीम है वो फैसला लेगी। मैं तो एक वर्कर हूँ, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी जाएगी मैं उसको अदा करूँ। सर आप ये तय है कि हम यहाँ लड़ेंगे। ये बात सर आप पे भी हमला हुआ और उसके बाद जो सुखदेव को कमेटी की हत्या कर दी गई, क्या कुछ करना? कानून व्यवस्था है कहाँ है कानून व्यवस्था? ये तो कानून व्यवस्था बड़े दावे तो करती है, दावे करती तभी तो हत्या हो जा रही है।
ये तो ये भी नहीं पता कौन कोई सुरक्षित है या नहीं है, किस नेता को, किस अभिनेता को, किस सिंगर को कब गोली लग जाएगी, उसके परिवार का क्या, कोई पूछने वाला नहीं है। हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति सुरक्षा देना, लेकिन कहाँ है। सवाल ये है कि जब सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, फिर हमले कैसे हो जा रहे हैं। मैं मानता हूँ सारे हमले सत्ता के संरक्षण में होते हैं, सत्ता के देख रेख में होते हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, क्या इंडिया गठबंधन को सबक लेना चाहिए? सबक लेते तो शायद सर आज ऐसा हल होता ही नहीं है। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के जो लोग फोर्स के खिलाफ हैं, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना, तो उनको दूसरे लोगों को अवसर देने पड़ेंगे। वो जनता ने उनकी सरकार देखते भी तो बदली ना भाई। इंडिया अलायंस में जो दल है उनकी सरकारें रही है ना कुछ दलों की, तो जनता ने क्यों बदला उन सरकारों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर साथ लेके काम किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम है। लेकिन आजाद समाज पार्टी अपने दम पे मेहनत कर रही है, बीमार में संघर्ष किया, उसका परिणाम हमें हरियाणा लड़ना है, विधानसभा में लड़ना, लोकसभा में लड़ना। हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा संगठन है यहाँ, अब उसमें हम तेजी से काम करेंगे। बाकी समय हम लोग हरियाणा में देंगे पार्लियामेंट के साथ साथ, और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने एक दलित से एक जो है आदिवासी को सीएम का चेहरा बनाया है, राजस्थान में जो है बैकवर्ड को बनाया है, इसका असर भारतीय राजनीति में क्या? देखिए, भारत में जाति और जाति की पॉलिटिक्स बीजेपी अब कर रही है, लेकिन मैं और आप बेहतर जानते हैं कि जिसको भी उन्होंने, चाहे वो राष्ट्रपति बनाया हो या मंत्री बनाया है या उपराष्ट्रपति, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने वर्गों के लिए जब उन पर अन्याय एक शब्द कह दे, तो ऐसे मुख्यमंत्री बनने से, ऐसे राष्ट्रपति बनने से, ऐसे उपराष्ट्रपति बनने से, ऐसे गवर्नर बनने से, ऐसे मंत्री विधायक बनने से कोई फायदा ही नहीं है समाज को। मैं तो तब मानूं जब वो इनके वर्गों के लिए एक शब्द तो बोले। सरकार के तोता बन के मुख्यमंत्री और विधायक बनने से अच्छा है कि हम लोग सरकार से बाहर रह के अपनी लड़ाई जमीन पे लड़ रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है जो जाति भेदभाव कर रही है, लेकिन उनका जो आरोप है, जैसे इंडिया अलायंस हो गया, कि जातिगत जनगणना का बात कर ये जातिवाद कर रहे हैं। सर, जातिगत जनगणना, जातिवाद कैसे भाई? आप आज तो अभी जाति है ना देश में, आप बचपन से लेके आपकी जाति आपके साथ चलती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आपके 90% जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी जाति के होते हैं। शादी आप अपनी जाति में करते हैं, सारे संस्कार आप अपनी जाति में करते हैं। जाति कहाँ जाती है? हम तो जातिहीन समाज चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए जिन पे ताकते हैं वही तो कर सकते हैं ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर रात को आप कहते हैं कि आज नोटबंदी होगी, कभी ये क्यों नहीं कहते जाति बंदी होगी? अब सब इंसान है, अब सब में भाईचारा रहेगा, इंसान बन के जिएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जब तक जाति है तभी ऊंच नीचे बनी रहेगी, तभी भेदभाव आधारित व्यवस्था बन रहेगी, और हम इस व्यवस्था के खिलाफ। तो सर, आप बीएसपी के साथ समर्थन क्यों नहीं करेंगे? करवा दो अलायंस। कई बार आपका मैं क्या कह रहा हूँ, तुम करवा दो सर। सुप्रीम भाई, ये तुम्हारे हाथ में, तुम करवा दो। सुप्रीम में अच्छा, तुम ये सोचो अगर भाई तुम लोग, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप लोग ले थोड़े जबरदस्ती, जब कितने गेट बंद कर ले मैं क्या करूँ? लेकिन आप देखो, एक सवाल ये है, जब मेरे माँ बाप ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विषय मुझे पढ़ा लिखा के तैयार करा, मेरी जिम्मेदारी है मैं साबित करके दिखाऊं, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ना। कौन कह रहा है हम पे असली है? हम पे असली, आप ये सोचो ना, उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर, ये तो डर नहीं था कि मायावती के बाद परिवार बात है बीएसपी के अंदर, जैसे उन्होंने नहीं, मैं नहीं लगा था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका मैंने एक भाषण कल ट्वीट किया था जिसमें खुद बहन जी इस बात को कह रही थी। उन्होंने एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटाया, ये कहते हैं कि वो अपनी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर, मायावती को ये डर तो नहीं है? सुनो ना, सुन लो, ये बात कहते उन्होंने हटाया, लेकिन सवाल ये है कि आपने उस स्पीच में कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है राजनीति में तो अपने परिवार को दूर रखना पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या निस्वार्थ भाव खत्म हो गया या काशीराम साहब की प्रेरणा खत्म होगी? तो बहन जी को इसका जवाब देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं, देखो मुझे, अच्छा उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अब वो राजनीति नहीं कर पा रही। उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब है कि जब काशीराम साहब ने बनाया तो वो असहाय से जैसे हो गए थे, बीमार रहते थे। तो अब ये भी मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि वो नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हार जा रही है और कुछ नहीं कर पा रही। तो अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहिए समाज को, और हमें आजाद समाज पार्टी में ऐसा परिवारवाद देखने को मिल सकता नहीं मिलेगा। हम आज भी माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खड़े हैं। मायावती डर तो नहीं रही है कि कहीं आप आगे कहीं सीएम का चेहरा न बन जाए? हम कहाँ डरने दे रहे हैं, हम हैं तो उनके पीछे। अगर गठबंधन कर लिया जब जवान भतीजे बेटे खड़े, काहे कुछ घबरा रहे हो? करने में सक्षम नहीं है तो क्या चंद्रशेखर और में जरूरत पड़ेगी? देखो, आप सोचो ना, उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब होता है? आप बताओ, उत्तराधिकारी कब आदमी बनाता है? जब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मैं समझता हूँ एक एज भी है, अगर हाँ, अब देखो यंगेस्ट चेहरा भी तो दे सकते हैं ना कि यंगेस्ट की भी। अब उन्हीं के परिवार में बाबा साहब ने तो कहा रानी का पेट आज मैंने चीर दिया है।
राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपके वोट्स तैयार होगा। अब तो राजा फिर से रानी के सर ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से कल से बैलेट पेपर से करा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो चुनाव लड़ा के अपने लोग बिल्कुल डाउट घेरे में जहां से मेहनत के बाद परिणाम ना रहे उस पर, और सबसे बड़ा विरोध इसको कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है। हार जाते हैं तब ईवीएम पर जो आप आरोप लगाते हैं और आप अपने मन से कह रहे हो कि ईवीएम पे सवाल खड़े, सवाल हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे सवाल खड़े होंगे, आपका ये इस पे सवाल नहीं खड़े होंगे, ये बंद हो सकता है कभी भी, आप समझ रहे हो? आज तो इंसान सवालों के घेरे में जो जिसपे बीजेपी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारी है, अगर वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले कल साफ सुथरा हो जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज सवाल के घेरे में है और रहेगी, क्योंकि वो मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक सूर्य पे मैं सवाल थोड़े खड़ा कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? चुनाव आयोग कहाँ चुनाव आयोग है? ईडी सीबीआई हम तो देख रहे हैं, सारी सरकारी एजेंसियां तो सरकार के अधीन है। जैसे स्टेट की पुलिस स्टेट के अधीन है, वो इन किसानों को अभी चाहे तो आके पीटने लग जाएंगे बिना सवाल के, झूठे मुकदमे कर देंगे। तो ये पुलिस क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है।